नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022। इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने दोस्तों धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया हर जगह ऐसे ही अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है, यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती। और अब नॉर्थ इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं। एक सीधा कारण इस सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या ये इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं 2 और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और लोकल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इसका। क्या कर सकते हैं हम सब इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए खबर को। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, भयंकर ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। The southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा ड्राउट जो पिछले कई दशकों में नहीं आया है, इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी दुनिया से, भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, एल नीनियो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है साल भर साल। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट एल नीनियो का ही पड़ता है। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है, एक बाथ टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश
बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो दोस्तों कि ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ गई, ये हवाएं इतनी तेजी से नहीं बह रही पैसिफिक ओशन के ऊपर से। क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर गर्म पानी है वो कंसिस्टेंटली गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी ये हर 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब ये होता है एल नीनियो, तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन इस एल नीनियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं, हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद हो अगर 2020 में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर्स हुई थी, उसके पीछे कारण भी यही एल नीनियो का इवेंट है। आखिरी एल नीनियो का इवेंट हुआ था 2018-19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था। यही कारण कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स दिसंबर 2019 में देखी गई थी। उसके बाद से आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नीनियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहां ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण कि आज ब्राजील में भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया। ये दोनों वर्ड स्पेनिश से आते हैं। वैसे एल नीनियो का मतलब है द बॉय और ला नीनिया का मतलब है द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जो पैसिफिक ओशंस में होती हैं नॉर्मली, अगर वो एक्सट्रीम में चली जाए तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और ज्यादा बारिश होने लगती है ला नीनिया के केस में ऑस्ट्रेलिया में। ला नीनिया के इवेंट्स यूजुअली ज्यादा लंबे चलते हैं, ये 1, 2, 3, 4 साल तक भी चल सकते हैं। 2018-19 के एल नीनियो के बाद जब ला नीनिया आया 2020-21 में, तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में। मार्च 2021 की आप खबरें देख सकते हैं, फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पिछले 30 सालों में हुए एल नीनियो और ला नीनिया के इवेंट्स को ग्राफ पर डिपिक्ट किया गया है। जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है रेड कलर में, वो एल नीनियो वाले इवेंट्स है, और जितना ज्यादा ऊपर उठेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनियो का इवेंट रहा है। अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनियो का इवेंट 2015-16 में देखा गया था। उसके बाद 1997-98 वाला था, और फिर अब जो हम देख रहे हैं 2023 और 24 वाला। दूसरी तरफ नीचे ब्लू कलर में आप ला नीनिया के इवेंट्स देख सकते हैं। 2020-21 में लेटेस्ट वाला हुआ, जो कि ऑल द वे अप टू जनवरी 2023 तक चला। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो ला नीनिया हुआ था वो 1999 और 2000 में हुआ था। और लेटेस्ट टाइम पर अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि एल नीनियो का ग्राफ वापस से नीचे जा रहा है, और साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इंडिया का जो मॉनसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था, उस समय बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी एल नीनियो की वजह से। और यही एल नीनियो एक बड़ा कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से 2023 और 2024 की गर्मियां बहुत गर्म रही हैं, जिसकी वजह से सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ड्राउट्स देखने को मिले हैं। और दुबई में हुई भारी बारिश और फ्लड्स के पीछे भी इसका हाथ बताया जाता है कुछ हद तक। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनियो का इफेक्ट और ज्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है, यानी कि एल नीनियो की वजह से आए फ्लड्स और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, हीट वेव्स और ज्यादा भयंकर बनती जा रही हैं। यही कारण है कि केरला में आज तक सिर्फ 2 बारी हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार 2016 में था और दूसरी बार 2024 में। दोनों ही टाइम एक एल नीनियो चल रहा था। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया है हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। ये कहते हैं अगर प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर हो और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो। इसके अलावा टेम्परेचर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए तो एक सिवियर हीट वेव डिक्लेयर करी जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस करता है तो बिना और किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। अब ये तो हुई दोस्तों टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर को इतना ज्यादा यूजफुल मेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मई के महीने में दिल्ली में 45 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टॉलरेट करना। मुंबई में 38 डिग्री ज्यादा अनबेरेबल लगता है दिल्ली के 45 डिग्री के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है?
ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में, उतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स को टॉलरेट करना मुश्किल होते जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है वैसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है, जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है उतना कर रही है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। ये चीज वैसे आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। और स्कूल से याद आया दोस्तों, आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया